नमस्कार साथियों, मैं हूं शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का गर्भ की पाठशाला में। आज इस पाठशाला में हम बात करने वाले हैं गर्भावस्था में अनीमिया का क्या तात्पर्य है या अनीमिया जो है वो क्या होता है। तो साथियों, समझने का प्रयास करते हैं कि अनीमिया से क्या तात्पर्य है। तो देखिएगा, अनीमिया का मतलब होता है कि रक्त की कमी से होने वाले रोग को आप अनीमिया बोलते हो। अब ये वैसे ही बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि गर्भावस्था में यदि अनीमिया हो गया है तो फिर इसके क्या परिणाम मां को देखने पड़ेंगे और शिशु को भी देखने पड़ेंगे। कौन कौन सी जटिलताएं इससे उत्पन्न होती है, किन कारणों से अनीमिया होता है, इसकी रोकथाम कैसे की जानी चाहिए, कौन सी दवाएं जो है वो इस समय लेनी चाहिए, कौन सी चीजें जो है वो इस समय नहीं लेनी चाहिए। तो साथियों, शुरू करते हैं हमारे बीच की इस बातचीत को और समझने का प्रयास करते हैं कि गर्भावस्था में अनीमिया से क्या तात्पर्य है या अनीमिया क्या होता है। तो देखिएगा साथियों कि गर्भावस्था में अनीमिया जब होता है, क्योंकि गर्भावस्था जो होती है ना, इसके अंदर क्या होता है, आपको जो ब्लड है, आपका जो खून है, आपका जो रक्त है, उसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या हो जाता है, एक तो माँ के शरीर को भी रक्त चाहिए, दूसरा शिशु के शरीर को भी तो रक्त की आवश्यकता है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि गर्भावस्था में स्वाभाविक है कि खून की कमी यहाँ पर हो जाए। अब ये जो आपका खून है ना, ये 4 चीजों से मिलकर बना है। पहला होता है प्लाज्मा, फिर आपका होता है आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और फिर आपका बिम्बाणु। तो देखिएगा, गर्भावस्था में खून की जरूरत में वृद्धि हो जाती है। क्या होगा कि गर्भावस्था में आपको जो रक्त है उसकी आवश्यकता ज्यादा होगी। खून की कमी से मां और बच्चे की सेहत पर असर पड़ता है। आपकी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या हो रहा है कि रक्त की कमी है। अब ये जो रक्त की कमी आपको हो गई है, ये किस में हो रही है, इसकी वजह से मां को भी समस्या का सामना करना पड़ेगा, जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा और शिशु को भी जटिलताओं का सामना करना पड़ेगा। हीमोग्लोबिन यानी कि HB इसका प्रतीक है। 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर की हम बात कर रहे हैं, से कम यदि होता है तो हम उसे कह देते हैं कि आप जो है वो अनीमिया के शिकार हो चुके हैं, यानी रक्त की आप में कमी हो चुकी है। गर्भावस्था की हम बात कर रहे हैं। देखिएगा, हीमोग्लोबिन क्या होता है, आपकी जो आरबीसी होती है ना, ये लाल कलर की होती है, तभी तो इसका नाम क्या है, लाल रक्त कणिकाएं। अब ये जो लाल रंग है ना, ये किस वजह से है। हीमोग्लोबिन एक वर्णक है, एक पिगमेंट है जो कि क्या करता है, लाल रंग प्रदान करता है। इसलिए ये जो आपकी आरबीसी है ना, ये कैसी है, ये रेड कलर की होती है। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, यदि ये 11 ग्राम प्रति, इस डंडे का मतलब होता है प्रति, डीएल का मतलब क्या है, डेसीलीटर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो हीमोग्लोबिन जो है वो 11 ग्राम प्रति डेसीलीटर से यदि कम हुआ तो हम उन्हें क्या कहेंगे, हम उन्हें कहेंगे कि आप अनीमिया के शिकार हो चुके हैं। साथ ही साथ साथियों, फिजियोलॉजिकल अनीमिया की भी हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, गर्भावस्था में प्लाज्मा 40 से 50% और आरबीसी सिर्फ 20% बढ़ती है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपका रक्त होता है, जो कि बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि रक्त ही क्या कर रहा है, आपके पूरे शरीर में संचरण का काम कर रहा है ना, पूरे शरीर में रक्त ही तो घूम रहा है। अब रक्त के माध्यम से बाकी सारी चीजें भी आपके शरीर में घूम रही हैं, जिसमें पोषक तत्व हो गए हैं, जिसमें आपकी ऑक्सीजन हो गई है और अन्य आवश्यक तत्व जो आपके शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, वो रक्त के माध्यम से ही आपके शरीर के प्रत्येक भाग तक पहुंचाए जाते हैं। तो रक्त तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज हो गई है हमारे शरीर के लिए। अब अगर हम इस रक्त की बात करें तो इस रक्त में कितनी चीजें हैं। इस रक्त में हमारे पास सबसे पहले आता है प्लाज्मा, जो कि कैसा होता है, एक तरल पदार्थ होता है। हम दूसरे नंबर पर बात करें तो हमारे पास आती है आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, लाल रक्त कणिकाएं या लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रुधिर कोशिकाएं, आप कुछ भी इन्हें कह सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रुधिर कोशिकाएं, यानी कि आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। अब ये जो आपकी आरबीसी होती है, इसका अगर हम जीवन काल की बात करें तो ये 120 दिन तक जिंदा रहती है। लेकिन अगर मैं डब्ल्यूबीसी की बात करूं तो ये केवल 3 से 4 दिन ही जिंदा रहती है। और आप जानते हो कि ये जो डब्ल्यूबीसी है, ये आपके शरीर की आर्मी है। जैसे कि हमारे देश की आर्मी हमें प्रोटेक्ट करने का काम करती है,
उसी तरीके से ये जो आपकी WBC है ये आपके शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। किससे? आने वाले बैक्टीरिया से, बीमारियों से, संक्रमण से। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है क्योंकि ये अंदर क्या करती है? डिशुम डिशुम करती है। साथ ही साथ आपके जो शरीर है उस शरीर में ये जो रक्त है इसमें और क्या होता है? इसके अंदर होता है बिंबाणु, यानी कि प्लेटलेट्स की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये चार चीजें आपके रक्त में मौजूद होती हैं, जिसमें ये जो प्लाज्मा है ये तरल पदार्थ होता है। अगर हम प्लाज्मा की बात करें तो ये कैसा पदार्थ है? ये आपका तरल पदार्थ है। अब ये जो तरल पदार्थ है ये क्या करता है? ये पूरे शरीर में, यानी ये आपके रक्त के अंदर होता है। तो ये क्या करेगा? ये जो पूरे शरीर में जैसे जैसे रक्त घूम रहा है तो ये जो प्लाज्मा है ये अपशिष्ट पदार्थों को, हॉर्मोन्स को क्या करता है? ये आपके शरीर में घुमाने का काम करता है। अब देखिएगा, हम कह रहे हैं कि गर्भावस्था में प्लाज्मा जो है वो 40 से 50% तक बढ़ गया। मींस क्या हुआ कि 40 से 50% आपका प्लाज्मा में वृद्धि हो गई, पर जो आपके आरबीसी है वो नहीं बढ़ी, वो सिर्फ 20% ही बढ़ी है। अब इससे होगा क्या कि खून पतला और हीमोग्लोबिन का स्तर जो है वो कम यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि इसके अंदर ये तरल पदार्थ है ना, इसके बढ़ने से क्या होगा? आपका जो ब्लड है, आपका जो रक्त है वो कैसा हो जाएगा? पतला हो जाएगा। अब जो आपका खून है वो पतला हो जाएगा तो हीमोग्लोबिन का स्तर कैसा दिखाई देगा? कम दिखाई देगा। अब अगर आपका हीमोग्लोबिन का स्तर दिखाई देगा तो ये कैसे बदलाव है? ये नेचुरल चीजें हैं, ये नेचुरल चेंजेस है, प्राकृतिक बदलाव है। डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, ये सामान्य बात है। ये ऐसी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये सामान्य बात है, ऐसा हो सकता है और फिर ये अपने आप यानी स्वतः ही ये ठीक हो जाते हैं। तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये ब्लड है और इस ब्लड में 40 से 50% तो प्लाज्मा आप देख सकते हैं जो कि एक तरल पदार्थ है, और आप देख सकते हैं कि 20% सिर्फ क्या है? आपकी आरबीसी है। एक समस्या यहाँ पर है। अब ये समस्या क्या है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो गया है ना, तो शरीर आपको कैसे बताएगा कि आपके शरीर में किस चीज की कमी हो गई है? तो देखिएगा, यदि हीमोग्लोबिन का स्तर यहाँ कम हो गया है तो शरीर में क्या होगा? आपको थकावट महसूस होगी, आप जल्दी थकना प्रारंभ करेंगी, थकान महसूस होगी, कमजोरी सी आपको महसूस होगी, चक्कर आना स्वाभाविक रूप से इसका लक्षण है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहे। हम शुरू से बात करते आ रहे हैं कि गर्भावस्था में आपको अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सामान्य रूप से आप अपना ध्यान रखते ही हैं, पर गर्भावस्था में आपको अपना बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपसे एक और जो नन्ही सी जान है वो जुड़ी हुई है। तो आपको अपना भी ध्यान रखना है और शिशु का भी पूरा ध्यान रखना है। तो जितनी आप स्वस्थ रहेंगी, जितने स्वस्थ वातावरण में, स्वच्छ वातावरण में आप रहेंगी, शिशु उतना ही अच्छा उसका विकास होगा, वो उतना ही अधिक स्वस्थ होगा और उतना ही अधिक स्वस्थ महसूस भी वो करेंगे। तो क्या आवश्यक है? आवश्यक ये है कि आप अपना अच्छे से आहार लें, किसी भी पोषक पदार्थ की कमी यहाँ पर नहीं होने दें, अच्छे से आराम आप करें। किसी भी प्रकार की अगर समस्या या जटिलता आप अनुभव कर रही हैं, महसूस कर रही हैं, तो तुरंत जाकर के अपने चिकित्सक से उस चीज के बारे में परामर्श लें, उनसे उसके बारे में बातचीत करें। आगे बात करते हैं, आयरन की जरूरत क्यों है। हमने पढ़ा था जब हम बात कर रहे थे कि गर्भावस्था में हमें किस तरीके का भोजन ग्रहण करना चाहिए और भोजन में ऐसे कौन कौन से पदार्थ है जिन्हें हमें ग्रहण करना चाहिए। तो हमने उस समय पढ़ा था कि कैल्शियम बहुत आवश्यक होता है, प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है, आयरन बहुत आवश्यक होता है ना। तो देखिएगा, आज हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आयरन इतना आवश्यक क्यों है। देखिएगा, गर्भावस्था के दौरान दूसरी तिमाही में अधिक आयरन की आवश्यकता होती है। दूसरी तिमाही, ये तो हम सभी जानते हैं कि 9 महीने का समय है। अब इस 9 महीने को हमने क्या करा? 3 तिमाहियों में वर्गीकृत कर लिया, यानी कि 3 ट्राइमेस्टर्स हमने बना लिए। पहली तिमाही में 1 से 3 महीने आते हैं, जिसको हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरी तिमाही की अगर हम बात करें तो 4 से 6 माह का जो समय है वो दूसरी तिमाही में आता है, जिसे आप क्या कहते हैं? सेकेंड ट्राइमेस्टर कहते हो। तीसरी तिमाही की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है? आपके 7 से लेकर के 9 तक के जो महीने हैं वो तीसरी तिमाही में आते हैं, जिसे आप थर्ड ट्राइमेस्टर बोलते हो। टोटल 40 सप्ताह की एक बहुत सुंदर जर्नी होती है, जिसमें आपको बहुत सारे नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं, बहुत सारी चीजें आप सीखती हैं, और साथ ही साथ आपको इस समय अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, यानी बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको आवश्यकता है। एक संतुलित आहार से पूर्ति इसकी नहीं हो पाती। देखिएगा, आयरन बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे जैसे भ्रूण का विकास होगा, जैसे जैसे भ्रूण जो है वो बड़ा होगा, परिपक्व होना प्रारंभ होगा, उनके अंगों का
विकास होगा वैसे वैसे आयरन की आवश्यकता आपको बढ़ती चली जाएगी। लेकिन ये जो आयरन की आवश्यकता है यह आपके एक संतुलित आहार से इसकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। अब इसकी पूर्ति के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिजियोलॉजिकल आयरन की कमी हम इसे कहते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, ये स्वाभाविक रूप से हो रही है, आपने इसे जानबूझ करके नहीं किया। तो क्या लेने पड़ेंगे? सप्लीमेंट्स हमें यहाँ लेने पड़ेंगे। जो चिकित्सक है वो परामर्श देते हैं कि आप इन दवाओं का सेवन करें, इस प्रकार के आयरन के टैबलेट्स का आप सेवन करें। तो आपको क्या करना है? आयरन की टैबलेट्स लेनी है, जो भी आपका चिकित्सक उस समय आपको परामर्श देता है आपको उसे मानना है और उसे क्या करना है? नियमानुसार फॉलो करना है। आगे बात करते हैं इसी संदर्भ में कि इसके क्या कारण होते हैं, तो समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है। हीमोग्लोबिन और हिमेटोक्रिट का स्तर कम हो जाता है, सीरम आयरन जो है वो यहाँ पर कम हो जाता है, शरीर की आयरन को पकड़ने और अवशोषित करने की क्षमता जो है वो यहाँ पर बढ़ जाती है। शरीर क्या कर रहा है? आयरन को अवशोषित करने की क्षमता उसकी ज्यादा हो गई है। अब जब शरीर ज्यादा अवशोषित कर रहा है तो क्या होगा कि सीरम आयरन जो है वो यहाँ पर कम हो रहा है। ये सब लक्षण आमतौर पर अनीमिया जो है, यानी कि आप समझते हैं अब अनीमिया के बारे में के होते हैं, लेकिन ये गर्भावस्था का एक सामान्य हिस्सा है। बहुत ज्यादा डरने वाली बात ये नहीं है, ये बहुत सामान्य हिस्सा है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप अपने चिकित्सक से इसके बारे में बात कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं और उनके हिसाब से आप अपनी दवाओं को, अपने आहार को आप क्या कर सकते हैं? निर्धारित कर सकते हैं। आगे इसी संदर्भ में बात करते हैं। गर्भवती महिला और उसके बच्चे दोनों को ऑक्सीजन देने के लिए ज्यादा लाल रक्त कोशिकाओं की जरूरत होती है, क्योंकि लाल रक्त कोशिकाएं क्या करती है? ऑक्सीजन जो है उनका वहन करती है, आपके पूरे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के जाती है। शरीर को आयरन, फॉलिक एसिड और अच्छी खुराक और ज्यादा जरूरी होती है। ये सारी चीजें गर्भावस्था के दौरान क्या होगी? शरीर को ज्यादा मात्रा में चाहिए होगी। कारण आप जानते ही हैं, क्योंकि शरीर क्या कर रहा है? एक दूसरे शरीर का निर्माण यहाँ कर रहा है, एक भ्रूण का विकास यहाँ पर कर रहा है। लाल रक्त कोशिकाओं का बनना, इनके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। हमने समझा था कि हमारा जो ब्लड है वो 4 चीजों से मिलकर बना है, उसमें हम बात कर रहे हैं आपके रेड ब्लड सेल्स के बारे में, या फिर आप यूं कहिए कि हम बात कर रहे हैं आरबीसी के बारे में। ऑक्सीजन ले जाने वाली कोशिकाएं क्या होती है? आपकी लाल रंग की होती है। आप क्या बोलते हो इन्हें? लाल रक्त कोशिकाएं आप कहते हो। ये कहाँ बनती है? ये आपके बोन मैरो में बनती है। कहाँ बनती है? ये आपके बोन मैरो में। इनका जीवन काल कितना होता है? सिर्फ 120 दिन का इनका जीवन काल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये होती है। चकती नुमा इनकी संरचना होती है। ये आपको कैसे दिखाई देंगी? चकती नुमा दिखाई देंगे। अगर मैं बनाने का प्रयास करूं तो कुछ ये इस तरीके के आपको दिखाई देंगी, जो कि लाल रंग की होती है। आगे बात करते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं कितने चरणों में बनती है। तो लाल रक्त कोशिकाएं 4 चरणों में बनती हैं। पहला जो चरण होता है, जिसे हम शुरुआती कोशिका कहते हैं, वो होता है आपका प्रोनॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है नॉर्मोब्लास्ट, फिर होता है रेटिकुलोसाइट, फिर होता है एरिथोसाइट, यानी कि पक्की लाल रक्त कोशिकाएं। इन चरणों के माध्यम से लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। आगे हम बात करते हैं लाल रक्त कोशिकाएं बनने के लिए चाहिए क्या क्या चीजें हमें चाहिए, जिसकी मदद से हम लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कर सकते हैं। हमें आयरन चाहिए, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 चाहिए, प्रोटीन चाहिए, अच्छी खुराक हमें चाहिए, साथ ही साथ कुछ जरूरी हार्मोन्स होते हैं वो हमें आवश्यक होते हैं, जिनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं? हम हमारी आरबीसी को बना सकते हैं। आरबीसी कहाँ बनेगी? आरबीसी हमारे बोन मैरो में बनाई जाती है। तो साथियों, आज के इस सेशन में हमने समझने का प्रयास किया अनीमिया क्या होता है, हमारा जो रक्त है वो किन चीजों से मिलकर के बना है, प्लाज्मा क्या होता है, आरबीसी क्या होती है। साथियों, मेरे साथ इस सेशन में बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे आपसे इसके अगले सेशन में और समझने का प्रयास करेंगे कि गर्भावस्था में अनीमिया किन कारणों की वजह से होता है, किस तरीके से इसकी रोकथाम की जानी चाहिए, कोई जांच अगर है तो वो किस तरीके की जांच होती है, कोई सप्लीमेंट्स अगर हमें लेने हैं तो हम उन सप्लीमेंट्स को किस तरीके से ग्रहण कर सकते हैं, चिकित्सक से हमें परामर्श लेना है तो कैसे परामर्श लेंगे। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।